हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। सर नमस्ते सर। जतिन कुमार बैठिए। जतिन कुमार आपसे हिंदी माध्यम से जी सर बात करेंगे। आप अलवर को बिलोंग करते हैं? जी सर। अलवर में क्या चीज़ प्रसिद्ध है? सर अलवर में एक नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क। थोड़ा जोर से बोलें। सरिस्का नेशनल पार्क है सर, वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा सर भर्तृहरि महाराज का मंदिर है, वो भी बड़ा फेमस है। इसके अलावा पांडुपोल है, पांडुपोल का मंदिर है, वो भी बहुत फेमस है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अलवर की? अलवर में सर एक मेजर जो प्रॉब्लम अभी आ रही है वो पेयजल की समस्या है सर। पेयजल? जी, पानी की समस्या है। पानी की जो ग्राउंड वाटर है सर वो डिप्लीट होता जा रहा है और उसमें कंटामिनेशन भी बहुत ज़्यादा है। एक दूसरा सर एक जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो दिल्ली NCR से धीरे धीरे अलवर की तरफ भी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि एक IQ एयर का इंडेक्स आया था तो उसमें जो अलवर का भिवाड़ी शहर है वो सर टॉप मोस्ट था। और इसके अलावा सर एक एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन का जो लेवल है, हालांकि अलवर में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अच्छे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो उसमें प्रॉब्लम है सर। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम अपॉइंट करते हैं अलवर का, जी सर, तो आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? वोटर के लिए सर एक्चुअली में जो एक परियोजना है जो राजस्थान सरकार ने चलाई है अभी, उसमें उसको इम्प्लीमेंट होना अभी बाकी है। ERCP करके ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, तो उसके माध्यम से सर उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो अलवर में प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो सकेगी सर। दूसरा सर पोल्यूशन के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है सर। और तीसरा सर जो ये हायर एजुकेशंस में क्वालिटी की बात है, तो यूनिवर्सिटी भी अलवर में एस्टेब्लिश हुई है, लेकिन उसका सर 5-6 साल से यूनिवर्सिटी को खुद को चलाने के लिए उनका जो भवन है वो है नहीं अभी तक। और यूनिवर्सिटी भवन के बगैर कैसे चल रही है? वो सर किराए के भवन में चल रही है अभी तक। किराए के भवन? जी। और वो भवन भी सर मतलब 5-6 कमरे ही हैं, और ना तो कॉलेजेस का प्रॉपर इंस्पेक्शन हो पा रहा है, और इसके अलावा भी सर जो क्लासेस भी नहीं हो पाती हैं, तो उसमें उस लेवल पर अगर जाकर कुछ फंड्स का भी प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे नहीं लगता सर फंड्स का तो कोई प्रॉब्लम होगा। फैकल्टीज़ जो अध्यापक हैं वो भी मौजूद हैं सब, या फैकल्टीज सर? जी सर, फैकल्टीज़ जो यूनिवर्सिटी में हैं वो प्रॉपर उनका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है कि एक बार ही रिक्रूटमेंट हुआ है जहाँ तक मुझे मालूम है। और उनके जैसे वो रेंट के भवन में चल रहा है तो क्लासेस के लिए भी पर्याप्त स्पेस नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट जो भी हमने बनाया है, जी सर, उसका वायलेशन हो रहा है सर। राइट टू एजुकेशन में एक्चुअली सर एजुकेशन देने की बात है, क्वालिटी एजुकेशन में सर जब आपके पास बिल्डिंग नहीं है, जी सर, आपके पास अध्यापक नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, जी सर, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप राइट टू एजुकेशन? राजस्थान सरकार ने सर बजट में 2015 में शायद घोषणा की थी यूनिवर्सिटी की, लेकिन 2015 से अभी तक तो जो भवन है वो शायद आधा तैयार हुआ है मेरे हिसाब से। तो उसको सर एक तो प्रॉपर तरीके से भवन निर्माण में काम करने की ज़रूरत है कि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। दूसरा सर एक जो निर्माण हो रहा है वो उसमें वो एक विलेज में निर्माण हो रहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बहुत ज़्यादा दूर है सर, तो उसमें कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूवमेंट कराने की ज़रूरत है सर। आप ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्या आप रिजर्वेशन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं? इतने साल तक 70-75 साल के बाद भी वो चल रही है, जबकि पहले लक्ष्य था सिर्फ 10 साल का कि 10 साल तक इसको बनाएंगे, उसके बाद ये बाबा अम्बेडकर ने जी सर बोला था, वही कॉन्स्टिट्यूशनल। सॉरी सर, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की गई है सर। जो एजुकेशन और जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं उनमें ऐसे कोई टाइम लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि तब ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और सर अभी जो ग्रुप A सर्विसेज हैं उनमें सर SC का परसेंटेज 12% है, तो जबकि रिजर्वेशन में इनको 15% दिया गया है। क्या ये आपके राइट टू इक्वलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट टू इक्वलिटी, उसको ये वायलेट नहीं करता? सर राइट टू इक्वलिटी में कुछ एक्सेप्शन की तरह हम देख सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल एडवांसमेंट नहीं हो पाया था इन कैटेगरीज़ का,
तो उसके कारण इनको कुछ अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है सर। तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं दिखता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया है सर। अभी एससी कैटेगरी को कितने चांसेस मिलते हैं सिविल सर्विसेज में? अनलिमिटेड 37 ईयर्स तक अनलिमिटेड। 37 ईयर्स जी सर। तो 37 ईयर्स में अगर एक एस्पिरेंट बनता है सिविल सर्वेंट, जी सर, तो क्या रह जाएगा उसके पास? तो इसीलिए कुछ अभी पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठा था कि हमारे यहाँ जो SC ST OBC की जो क्वांटिटी है जी सर, सिविल सर्विसेज में बहुत कम है। बहुत से लोग जो है वो डायरेक्टर लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी सर, जॉइंट सेक्रेटरी तो बहुत कम ही बन पाते हैं, इसलिए कि उनकी एज ही ख़त्म हो जाती है। जी तो सर। ये क्या उचित है रखना? क्या हमको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए एज को? सर मुझे इस बारे में ऐसा नहीं लगता कि एज को रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि सर जो SC कम्युनिटी है उसका एक मेजर पार्ट गांव में रहता है। तो सर गांव में जो स्कूल का एजुकेशन है या फिर कॉलेज का एजुकेशन है, वहाँ कॉलेज पास करने के बाद लगभग 25 साल का एक बच्चा पास कर पाता है सर कॉलेज एजुकेशन में, क्योंकि वो प्राइमरी एजुकेशन लेट स्टार्ट हो पाती है वहाँ पे। तो एक जो टाइम पीरियड है वो उनको बढ़ाया जाना चाहिए सर मेरे हिसाब से। तो कि 37 ठीक है। एज लिमिट बढ़ानी चाहिए। 37 ठीक है सर मेरे हिसाब से। 37? जी सर। क्यों इसको 31 या 32 क्यों ना करें? सॉरी सर। अच्छा, आप ये बताइए, आपने गांव का जिक्र किया अभी। जी सर। तो जो रूरल दलित हैं, जो गांव में जो दलित रहते हैं, जी सर, और जो अर्बन दलित हैं, उनके चैलेंजेस में काफ़ी फ़र्क है। जी जो सर, गांव में रहते हैं उनकी दशा तो दुर्दशा है बिल्कुल। जी सर। आप इससे सहमत हैं कि नहीं कि चैलेंजेस में फ़र्क बहुत है? चैलेंजेस में फ़र्क है, लेकिन सर गांव और गांव में भी फ़र्क है कि एक गांव में हालात बुरे हो सकते हैं, गांव में हालात ठीक हो सकते हैं। और एक तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है गांव के जी दलित सर। में। अनटचेबिलिटी का फेनोमेनन है, उसको अभी तक हमने ओवरकम नहीं किया। सर अनटचेबिलिटी बहुत से गांवों में रिमूव हो भी चुकी है, लेकिन सर बहुत से जो डिस्टेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है सर। इसके ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अगर अलवर के, तो आप गांव में क्या करेंगे? सर मुझे लगता है कि ये अनटचेबिलिटी अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसके राइट्स जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन है सर। तो इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए काम कर सकते हैं सर। आपने कुछ समय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी जी सर। गुजारा है। कितने, 5-6 साल गुजारे हैं? 5 साल सर। 5 साल। तो आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था सर। अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोविड-19 नहीं आता तो शायद मैं FCI छोड़ता भी नहीं सर। अच्छा, जी सर। आपने छोड़ा कोविड की वजह से? मतलब कोविड एक रीज़न था कि उस टाइम मेरे को ये लगा था कि सर अगर मैं कुछ इस लेवल पर होता कि मैं और लोगों की बहुत अच्छी तरीके से उनकी हेल्प कर पाता, क्योंकि कोविड-19 में FCI ने बहुत हेल्प की थी फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो उस टाइम मैंने ये सोचा था कि सर अगर मैं इस स्थिति में होता कि एक अच्छी पोजीशन होती तो मेरे पास, तो मैं कुछ और भी ज़्यादा हेल्प कर सकता था सर। तो ये एक रीज़न था सर। आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जी सुना सर। है? जी सर। उसका कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या महत्व है उसमें? सर फूड सिक्योरिटी मेजर जो काम है वो FCI का मेजर काम है सर, फूड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करना। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करती है, तो वेरियस स्कीम्स के थ्रू फूड सिक्योरिटी को या फूड ग्रेन को स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचाया जाता है FCI के द्वारा सर। तो उससे फूड सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके माध्यम से उनके पास बेनिफिशरीज़ के पास पहुंचाया जाता है सर। जो 3 फार्म लॉज के ऊपर सर। आपने, जो किसानों ने हड़ताल करी थी, जी सर। तो उसका क्या महत्व है इसमें? क्या वो 3 फार्म लॉज अगर पास हो जाते और जो वेयर हाउसेज हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चले जाता, तो कुछ उससे फ़ायदा होता क्या? सर मुझे लगता है कि फार्म लॉज जो थे वो उनमें एक जो किसान संगठन है और गवर्नमेंट है, इनके बीच में आपस में बातचीत की कमी रह गई थी। हालांकि जो फार्म लॉज थे उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, इम्प्लीमेंट हो भी गए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें वापस ले लिया सर। कुछ चीज़ें जो FCI में अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फार्म लॉज अगर इम्प्लीमेंट होते तो मुझे लगता है कि किसानों को जो आय दोगुनी करने की बात हो रही है वो भी हो पाता सर। ऐसा होता क्या आप? सर एक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ऐसा संभव था सर। अच्छा, चलिए, मेरा आखिरी क्वेश्चन है जी सर। कि आपने ज्योग्राफी ऑफर किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपको नॉलेज होगी। जी सर। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, जी सर। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। आप जी जानते सर। हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जी क्या सर। क्या है? कोई 1-2 बताइए।
एक ड्यूटी जो अभी ऐड की गई थी सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो माता पिता हैं वो स्कूल्स एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ये उनका फंडामेंटल ड्यूटी है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या जस्टिशिएबल हैं? ये कोर्ट में जा सकता है कोई? नहीं सर, नहीं कोर्ट जा में जस्टिसिबल नहीं। सकता। एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करेंगे, जी सर। डेवलप करेंगे अपने आप में, लेकिन हो रहा है बिल्कुल इसके विपरीत। ऐसा क्यों? हम अभी सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, हम गॉड मैन में, फेक बाबाज में बिलीव करते जी हैं। एक्चुअली में सर इसके जो ये साइंटिफिक टेम्परमेंट के कम होने के बहुत सारे कारण हैं सर। कि एक तो जो लिटरेसी है वो मेन रीज़न है सर, और लिटरेसी के बाद भी जो लिटरेट लोग हैं उनमें भी जो क्वालिटी एजुकेशन है वही प्रॉब्लम आती है सर। अगर एजुकेशन है भी उनके पास, लेकिन वो फिर भी इन बाबाओं के पास जा रहे हैं, तो एक जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उनका विकास नहीं हो पाया। इसमें सर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बेटर काम कर पाएगी सर। थैंक यू सर। जतिन कुमार जी सर। आप अलवर से हैं, बड़ा फेमस जगह है अलवर। इसका कोई महाभारत से कोई रिलेशन भी है? जी सर। क्या है? ऐसा माना जाता है सर कि जो ये पांडव थे, ये पांडुपोल में कुछ दिन रहे थे, कुछ शायद साल रहे थे, एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है सर, वहाँ पर कुछ दिन रहे थे सर ये। और इसका नाम कुछ अलग था उस जमाने में, याद है वो? उलवर कहा जाता होगा सर, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है सर। इसको मत्स्य देश बोलते थे। मत्स्य प्रदेश। मत्स्य देश। आपके फादर जो हैं हेड मास्टर हैं? जी सर। स्कूल में, लोकल स्कूल वहाँ अलवर में है? कहाँ? गांव में है सर। गांव में है। जी। तो ये बताइए कि आप जो है आपने देखा कुछ समस्या महसूस, आपने घर में बात करते होंगे जैसे, जी सर। तो किस तरह की समस्या उनको जो है हुई है गांव में, जो पढ़ाते हैं बच्चों को स्कूल जी में? सर। सरकारी नौकरी है। जी सर। तो उसमें जो है एज ए टीचर उन्होंने क्या क्या, किस तरह की समस्या महसूस की? सर जो मेरे पिताजी पढ़ाते हैं वो 8th क्लास तक स्कूल है, और उसमें एक मेजर प्रॉब्लम तो जो है वो बिल्डिंग की प्रॉब्लम है सर। बिल्डिंग नहीं है? बिल्डिंग है, वो जर्जर हालात में है, और उसमें पॉलिशिंग भी मतलब बहुत टाइम से नहीं हुई है। दूसरा सर, एक जो अभी लोग चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें, तो जो टीचर्स हैं उनका काम है वो गांव से बच्चे इकट्ठे करते हैं, उनका एडमिशन करवाते हैं। तो जो इनकी समर वैकेशंस होती है उनमें यही काम होता है टीचर्स का, कि बच्चे इकट्ठे करके किसी तरह से स्कूल्स को चलाया जाए। तीसरा सर, जो जैसा मेरे पापा बताते हैं कि मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि एक जो टीचर है वो MDM के काम में लगा हुआ है सर, दूसरा टीचर जो BLO के काम में लगा हुआ है, मतलब कि जैसे ये पहचान पत्र बनाने में इनमें लगा हुआ है, और कुछ 1-2 टीचर्स हैं उनकी वो ट्रेनिंग चलती रहती हैं। तो जो स्कूल है उनको संभालना मुश्किल हो जाता है कई बार सर, ये प्रॉब्लम्स आती है। मतलब जिम्मेवारी बहुत अलग है, जब मतलब पढ़ाई करने के अलावा और दूसरे काम भी उनके जिम्मे में जी सर आ जाते हैं। दूसरा, फंड की सुविधा नहीं है। जी सर। आपको जो है हरियाणवी में पोइट्री लिखने का शौक है? जी सर। वो क्यों शौक ऐसा हुआ? वो तो आप तो राजस्थान के हैं। सर मैं राजस्थान के पूर्वी हिस्से से आता हूँ, अलवर पूर्व में, राजस्थान के हाँ। ईस्टर्न पार्ट है। हाँ। और वो हरियाणा का बिल्कुल टच में है सर। अच्छा, तो इसलिए आपको शौक है? हाँ सर। तो किस तरह की पोइट्री लिखते हैं हरियाणवी में? कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है सर, जो मन करता है उसी को लिख लेता हूँ। मतलब कुछ तो होता होगा ना दिमाग में, मतलब जो मन में चलता है उसको लगा कि इसको लिखना चाहिए तो मैं उसको लिख क्या लेता हूँ। लिखा है आपने? 2 लाइन सुनाइए जरा, कोई लेटेस्ट लिखा हो आपने कुछ? हाँ सर, एक लेटेस्ट लिखा था कि अगर मैं, जैसे मैंने FCI जब छोड़ा था, तो मैं अगर सिविल सेवक बन जाऊंगा तो क्या मैं अपनी इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं लोग, क्या मैं उनको सोल्व कर पाऊंगा? तो उस संबंध में मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। 2 लाइन सुना दीजिए। के पनघट पे बे के जाने छुट जाएंगे, के तेरी बड्डी कुर्सी तक किले बिकने रुक जाएंगे, के रास्ते पक्के कर देगा, के पूरी बिजली कर देगा, को लट क्या पा गया पी पड़ पाए, कि कलम तोड़ के दर देगा। आपने जो है फॉरेन सर्विस जो है 5वें नंबर पे चुनी है। जी सर। तो आपने कोई वजह रही उसकी खास, या ऐसे ही सिलेक्शन कर ले? नहीं, इसकी एक ही वजह है सर कि जो मेरा प्राइमरी फोकस है वो IAS के लिए है सर, और मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे को IFS मिल जाए, मेरी रैंक इस तरह से आए कि IFS मिल जाए, तो इस स्थिति में मैं नहीं रह पाऊँगा कि मैं IFS छोड़ सकूँ और IAS के लिए प्रयास कर पाऊँ सर। नहीं, अगर सपोज़ आपकी रैंक है, वो आपको IAS सपोज़ नहीं मिला, जी सर,
भगवान करे मिल जाए, जी लेकिन सर। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप नहीं लेंगे फॉरेन सर्विस? सर ये मैंने शायद 5वें नंबर पर डाला है। हाँ, सपोज आपको 5वें नंबर पे मिल जाए वो, तो आप नहीं लेंगे उसको? क्या नहीं, खाली IAS में जाना, अगली बार लिखूंगा? मैंने उसीलिए सर 5वें पे डाला है कि नहीं, अगर भाई तो आपको कोई जरूरी थोड़ी है, कुछ भी मिल सकता है। हाँ, वो कुछ भी मिल सकता है सर। तो अगर आपको मिला, ऐसी ऑप्शन हुई, तो आप IFS छोड़ देंगे? क्या आप कहेंगे नहीं मैं तो अगला एग्जाम लिखूंगा क्योंकि IFS ले ली? मैंने सर इस बारे में तो खैर नहीं सोचा है। आपने अभी तो कहा मेरे से मेरा कि भाई IAS ना मिले, IFS मिल गई तो फिर मैं IAS नहीं लिख पाऊंगा। प्राइमरी जो रीजन था मैंने यही सोच के लिया था सर, बाकी आई थिंक यू हैव टू हैव अ बेटर आंसर फॉर दिस। ओके थोड़ा सा अच्छा जी सर। इसका जवाब सोच लीजिएगा। जी सर। आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं मेरे ख्याल से? नहीं। जी सर। रोज का पढ़ते हैं? अखबार मैं सर ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मतलब कभी नहीं भी हो जाता है, क्योंकि अभी तो मैं जैसे बाहर रुका हुआ हूँ तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है सर। कितने दिन से नहीं पढ़ा? मैं 3 दिन पहले आया था सर, तो 3 दिन से नहीं पढ़ा। 3 दिन से अखबार नहीं पढ़ा है? जी सर। ये कुछ मालदीव में बहुत दिन से झगड़ा चल रहा है हमारा। जी सर। क्या झगड़ा है ये सब, कुछ जानकर बताएंगे हमें उसके बारे में? जी सर। सर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जो टूरिस्ट हैं उनके लिए, टूरिस्ट की इंक्रीज़ करने के लिए टूरिज़्म को वहाँ पर गए थे। तो मालदीव के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने इंडिया और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनके प्रति कुछ जो ट्विटर है उस पर कुछ लिखा। तो इसके कारण ये धीरे धीरे झगड़ा बढ़ गया और मालदीव ये चाहता है कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं जो मालदीव में हैं वो इंडिया से मालदीव से बाहर चले जाएं। और वो ये सोचते हैं कि उनका ये सोचना है कि लक्षद्वीप में टूरिज्म इतना नहीं बढ़ पाएगा कि मालदीव को टक्कर दे सकें। तो फिर अगर जब वो नहीं बढ़ पाएगा तो फिर झगड़ा ही क्या बात का? फिर वही, अगर आप कह रहे हैं कि उनका विचार है कि भाई बढ़ नहीं पाएगा, तो उन्होंने उल्टा सीधा ट्वीट लिखने की जरूरत क्या थी? उनका सोचना ये है सर कि वो इंडिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब वो एक नेगेटिव टोन में ऐसा कह रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे लक्षद्वीप में मालदीव के जैसा। नहीं, वो तो सही बात है आपकी। जी सर। लेकिन जब उन्हें मालूम है कि नहीं हो सकता तो उसमें झगड़ा करने की क्या बात थी उन्हें? भाई उन्होंने तो ये नहीं, उन्होंने क्यों किया होगा ऐसा, ये सोचा आपने इसके बारे में कुछ? सर एक तो मेनली तो चाइनीज़ रीजन है सर, वो चाइना के इन्फ्लुएंस में वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरा सर अगर लक्षद्वीप में जो टूरिज़्म है वो इम्प्रूव होता है तो वो मालदीव के टूरिज़्म इंडस्ट्री पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा सर। और मालदीव की जो GDP है उसका 25% टूरिज़्म से आता है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जतिन, आपका ज्योग्राफी में बैकग्राउंड है, जी आपका सर। ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है। आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान की ज्योग्राफी ने उसकी हिस्ट्री को कैसे शेप किया है? सर एक्चुअली में जो मिडेवल टाइम था वहाँ पर, मिडेवल के उसमें जो मुग़ल एम्पायर था, तो जो अरावली पर्वत है उसकी वजह से जो वेस्टर्न साइड है राजस्थान का वहाँ पर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जो ईस्टर्न एरिया है राजस्थान का वहीं तक वो सीमित रह पाते थे। और जो उदयपुर वाला एरिया है वहीं तक उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। जो मारवाड़ एरिया है वहाँ तक बहुत कम प्रभाव रहा है मुग़लों का सर। और अगर हमें राजस्थान को ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड करना हो जी तो सर। कौन कौन से रीजन्स हैं? सर राजस्थान में एक तो मरुस्थली रीजन हो सकता है, मेजर एरिया राजस्थान का जो है। दूसरा सर एक सेमी एरिड रीजन हो सकता है जो सेंट्रल राजस्थान है या फिर जो नॉर्दर्न ईस्टर्न राजस्थान है। इसके अलावा सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, जी सर। वो एक मरुस्थली का रीजन है जैसे आपने बताया, तो इस तरह के रीजन की आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे? सर जैसलमेर में जो मेजर प्रॉब्लम आती है, जो कनेक्टिविटी का एक मेजर इशू है जैसलमेर में। हालांकि जैसलमेर में टूरिज़्म बहुत अच्छा है, वहाँ पर बाहर से भी पर्यटक आते हैं। तो टूरिज़्म एक जैसलमेर के डेवलपमेंट के लिए मेजर रोल प्ले कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो लैंड पार्ट है जैसलमेर में, लैंड भी बहुत अवेलेबल है और तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश हो सकती हैं सर। और किस तरह की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे डेवलप करी जा सकती है? सर जैसलमेर में सोलर पार्क एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं जो एक एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि जैसलमेर में सर एक लैंड भी ज़्यादा अवेलेबल है और जो सन है वो भी अच्छी खासी मतलब टाइम पूरे ईयर के दे पाता है। अगर हम जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो हमें विंड मिल्स भी काफ़ी दिखती हैं। जी सर। इंडिया में लेकिन विंड पावर इतना डेवलप नहीं हो पाया, उसके क्या कारण है? सर एक्चुअली ये मैं गैस कर सकता हूँ सर, इसमें मुझे कंफर्म पता नहीं है। करिए, गैस करिए। ये कारण हो सकता है क्योंकि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वह नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं।
तो इतना शायद नहीं हो पाता होगा कि वो जनरेट कर पाए एनर्जी को। कंफर्म नहीं हूँ सर मैं इस बारे में। ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक मॉड्यूल आता है ज्योग्राफिकल थॉट का। जी सर। क्या आप बता सकते हैं कि ज्योग्राफी में थॉट कैसे इवॉल्व हुआ ब्रीफ में? सर जो स्टार्टिंग में यूरोपियन स्टार्टिंग में सर ये अरब लोग थे, इनके पास जैसे अल-मशूदी था, अल-बरूनी जी थे, इन्होंने जो यात्राएं की, इनका जो रोल है वो मेजर है। इसके बाद यूरोपियन जो थे उनका रोल आता है। और क्या आपके प्रसिद्ध ज्योग्राफर्स के नाम बता सकते हैं आप? यूरोप में सर सॉरी सर मेरे को अभी आपने ये सुना है डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म? जी सर। ये डिबेट क्या है? डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म में सर एक डिबेट ये होती है कि पॉसिबिलिज्म को ये कहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं उनमें संभावनाओं की तलाश की जाए, और डिटर्मिनिज्म के जो मान्यता वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो कुछ है प्रकृति ने दे दिया है वो सब पूर्व निर्धारित है, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता इंसान। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से आप किस तरफ, कौन सी ज़्यादा अपील करती है आपको? मुझे लगता है पॉसिबिलिज्म को मैं सपोर्ट करना चाहूँगा सर, क्योंकि एक संभावनाएं इंसान अगर चाह रहा है तो कुछ संभावनाएं हैं, हालांकि प्रकृति ने जो दिया है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। जतिन, आपकी मदर हाउसवाइफ हैं। जी सर। और हाउसवाइफ इंडिया में एक थोड़ा अंडरस्टेटेड रोल है, बट हाउसवाइफ एक कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो सकती हैं। जी सर। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं? सर हाउसवाइफ एक तो मेजर तो ये होता है कि उनमें संयम बहुत अच्छा होता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे सामने आती है तो उस प्रॉब्लम से डील करते समय हम संयम के साथ काम लें तो वो प्रॉब्लम डील हो सकती है। दूसरा सर एक जो बैक डोर से सपोर्ट करने का काम होता है, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको हम बैकडोर से सपोर्ट करने का काम करते हैं सर। जतिन, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। जी सर। योगा आपका एक शौक है? जी सर। क्या कोई ऐसा आसन है जो आप अभी बैठे बैठे कर सकते हैं? बैठे बैठे तो नहीं, तो थोड़ा सा तो खड़ा होना पड़ेगा सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते जतिन। नमस्ते। जतिन, आपने लिखा कि टीम लीडर इन SCPW कैंप। ये SCPW होता क्या है? सोशल वर्क के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो स्कूल्स में चलाए जाते हैं। फुल फॉर्म पता है आपको? फुल फॉर्म नहीं पता मुझे। अच्छा, तो क्या है सोशल वर्क में, क्या किया जाता है? जब हमने किया था तो मैम कुछ 3-4 दिन का एक प्रोग्राम था। उसमें ये था कि जो स्कूल कंपाउंड है या थोड़ा सा स्कूल के बाहर है वहाँ पर साफ़ सफाई हो जाए, और पेड़ भी लगाए थे हमने। और इसके अलावा मैम जो पानी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर साफ़ सफाई भी नहीं थी, पानी का जो एरिया था, तो वहाँ पर भी हमने काम किया था। अच्छा, तो दूसरा चीज़ आपके यहाँ पे लिखा है कि इवेंट प्लानर इन कॉलेज। जी मैम। क्या इवेंट प्लान किए थे आप? मैम एक्चुअली में जब मैं कॉलेज में था तो एक नाटक किया था, उसमें मैं हालांकि शामिल नहीं था। मेरा काम इतना था कि मैं उनको कन्वर्स कर सकूं, और क्या कर सके? कन्वर्स मतलब उनको मिला सकूं एक जगह। और जिन्होंने नाटक किया था वो लोग अलग थे, और मैंने इतना ही किया था कि वो एक साथ आ जाएं और वो अपना नाटक परफॉर्म कर सके। मतलब तो आपने किया क्या था इवेंट प्लानिंग में? किया क्या था एग्जैक्टली? मैं मतलब कि जैसे कि उसमें जो उन्होंने उनका नाटक था उनको परफॉर्म कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना कि नाटक परफॉर्म करना चाहते हैं कॉलेज में वो। और दूसरा मैम कुछ इश्यू थे कि भाई फाइनेंस कहाँ से आएगा, थोड़ा बहुत अगर हम बाहर से किसी को बुलाते हैं कोई मुख्य अतिथि के तौर पर, तो उसके लिए कुछ, और एक जो वो किस जगह पर उसको परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें मैम। योगासन, ये काफ़ी माना जाता है इंडिया का सॉफ्ट पावर है। जी मैम। आपको पता है सॉफ्ट पावर क्या होता है? जी मैम। तो सॉफ्ट पावर में आजकल इंडिया चाइना के साथ compete कर रहा है। जी मैम। तो आपको लगता है कि हम compete कर पाएंगे चाइना के साथ? मैम एक्चुअली जो इंडिया है वो जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंडियन जो बॉलीवुड फिल्में हैं वो भी बहुत सारे देशों में देखी जाती हैं। सिर्फ बॉलीवुड? बॉलीवुड और भी फिल्में होंगी, मुझे बॉलीवुड का पता है। आपने प्रभास या बाहुबली या ऐसा कोई मूवी? मैंने ये नहीं सुना कि वो बाहर देखी जाती है। अच्छा, ठीक है। और जैसे एक योगासना है मैम, तो मुझे लगता है कि चाइना के साथ हम compete करने में सफल होंगे, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो एक किसी भी देश को ऐसे अपने डेट ट्रैप में फंसाने की होती है, और हम ये चाहते हैं कि हम हमारे जो
अदर कंट्रीज़ के साथ संबंध है वो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के आधार पर चले। तो उनका भी तो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो भी बताते हैं कि कन्फ्यूशनिज्म क्या होता है, तो वो सॉफ्ट पावर में आपको पता होगा उसके बारे में। नहीं मैम, मुझे ठीक नहीं है। पता। टिम मार्शल की किताब पढ़ी है, प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी? नो मैम। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जियोपॉलिटिक्स मैम दो देशों के मध्य उनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है उसके आधार पर उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उसको डिसाइड करती है। और जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन में जियो स्ट्रेटजी में जो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन होती है किसी भी देश की, तो उसके आधार पर वो अपनी सामरिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उनका निर्धारण करता है। अच्छा, तो आजकल कई सारे युद्ध चल रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं। जी मैम। तो आप 2 ऐसे वॉर्स का एग्जांपल दे सकते हो मेरे को? मैम एक तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और एक इजराइल और जो गाजा पट्टी में हमास है उनके मध्य वॉर चल रहा है। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस किस लिए हो रहा है, रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि रसिया आई थिंक कि चाहता है कि यूक्रेन किसी तरह जो नाटो है उसमें शामिल नहीं हो जाए, और क्योंकि वो नाटो में यूएसए का नाटो का कंट्रोल, फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें शामिल नहीं हो जाए क्योंकि रसिया चाहता है कि यूएसए का प्रभाव उस तक नहीं बढ़े, इसके कारण वो यूक्रेन को कंट्रोल में करना चाहता है। फिनलैंड हो या स्वीडन हो, वो लोग तो मोर देन विलिंग है कि फिनलैंड तो नेटो के लिए अप्लाई भी कर चुका है। जी मैम। तो वो भी तो नेबर्स ही हैं, तो उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है रशिया को। यूक्रेन ही क्यों? मैम यूक्रेन का 2014 में जो एक हिस्सा था वो रशिया ने एनेक्स कर लिया था, तो इस कारण क्योंकि जो यूक्रेन है वो पहले से भी पार्ट रहा है रशिया का, हिस्टोरिकल भी जो यूएसएसआर है उसका पार्ट रहा है, तो एक बॉर्डर वो शेयर करता है आई थिंक यूरोप और एशिया के मध्य में यूक्रेन, तो ऐसा हो सकता है कि। अच्छा, इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पूरे वॉर में? मैम इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि जो हम रशिया को ये इस मामले में ना तो सपोर्ट कर पा रहे हैं इतना, ना हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं तब? हम ऑफिशियल स्टैंड हम किसी भी जो हिंसा है उसके विरोध में हैं, लेकिन हम जो हमारे राष्ट्रीय हित उनको देखते हुए, क्योंकि रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं पहले से ही, तो हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे रसिया के साथ संबंध खराब हो। मैम तो यूक्रेन के साथ संबंध कैसे हैं हमारे? यूक्रेन के साथ मैम यूक्रेन के साथ संबंधों के बारे में ठीक है, आते हैं भी इजराइल पैलेस्टाइन पे। जी मैम। तो वहाँ पे इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? मैम जो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है वो अभी हम इजराइल के सपोर्ट में हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमास ने जो इजराइल पर जो मिसाइलें दागी थी उससे इजराइल को हानि भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो हमारा जो सपोर्ट है वो इजराइल के साथ है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। जतिन कुमार, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। जी थैंक यू। आप ज़रा कृपया कुछ मिनट के लिए वेट करें। हम थैंक यू। अच्छा जतिन जी, आपका इंटरव्यू कैसा रहा आपके हिसाब से? सर मुझे लगता है अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है मुझे। नॉलेज गैप्स कुछ नज़र आए हैं। जी सर। उनको थोड़ा पढ़ लीजिए। जी। और आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ये ख़राब बात है। आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेसिस जो है वो करंट अफेयर्स में बहुत रहती है। तो जिस दिन जाएँ उस दिन तो ज़रूर पढ़िए, वैसे भी आप पढ़ते रहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा आप डेली आप न्यूज़पेपर को पढ़िए। जी सर। एनालिसिस करिए, अपना ओपिनियन बनाइए हर एक इश्यूज़ के ऊपर, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ के ऊपर आप अपना बनाइए, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन अफेयर्स की हो। जी सर। आपका होना चाहिए उसमें कुछ। और आप अपने डेफ की जो एनालिसिस कर लीजिए एक ज़रा, उसको पढ़िए 2-3 दफ़े। अपने क्वेश्चन बैंक अपना बनाइए खुद ही। जी सर। है ना, 100 के करीब क्वेश्चन आप बना लीजिए कि इसमें ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, लिख लीजिए उनको। जी सर। और उनके आंसर भी आप सोचिए, ऑनेस्ट आंसर्स क्या हो सकते हैं आपके। ठीक है ना? जी सर। कब है आपका इंटरव्यू? 9 फरवरी। 9 फरवरी है। ठीक है, तो समय है अभी। जी। तो आप जो है तैयारी आपकी ठीक है, आपका आर्टिकुलेशन बड़ा अच्छा है, हिंदी में आपके ऊपर पूरा कमांड है, लेकिन आप पॉज नहीं देते हैं। पॉज, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एक पॉज दीजिए, सोचिए उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, एकदम मत आंसर करिए। थोड़ा 2-3 सेकंड के लिए सोचिए। और आई कांटेक्ट अपना जो है फिक्स मत करिए एक जगह। ओके।
अगर जैसे कि सर ने क्वेश्चन पूछा है तो आप मुझे भी देखिए, इनको भी देखिए, उनको भी देखिए, ठीक है ना। और आपने मैडम को विश नहीं किया, लेडी मेंबर को किया था? अच्छा ठीक है। आप जब तक आपको कहा ना जाए बैठने के लिए तब तक बैठिए मत आप जी, ठीक है। अगर आपको जब आप आते हैं अंदर तो जरा जेंटल नॉक करिए डोर के ऊपर, दरवाजे पे। किया था सर मैंने, किया था, चलिए ठीक है, वहाँ भी करिए जी। और मे आई कम इन सर की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ करके आ जाइए अंदर और आप बिल्कुल खड़े हो जाइए चेयर के साथ, है ना। और आपको हो सकता है कि वो 5-6 सेकंड तक बोले ही ना कि आप बैठिए, तो वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको डाल रहे हैं। आपकी रिएक्शन देख रहे हैं, आपकी रिफ्लेक्सेस कैसी हैं, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं जी। तो उसको आप समझ लीजिए कि ये भी पार्ट है इंटरव्यू का, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 3-4 सेकंड आप वेट करिए, अगर वो नहीं बोलते हैं तो आप परमिशन लीजिए, सर मे आई सिट, या मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है ना। वो ज़रूरी है बहुत, बिना बताए मत बोलिए, लेकिन अगर वो नहीं बोलते हैं तो आप परमिशन लीजिए और बैठिए तब जाके। और आपका जो चेहरा है ना वो थोड़ा सीरियसनेस लगता है, तो सीरियसनेस को हटा के थोड़ा स्माइलिंग फेस करिए। ये आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है जी, उस पर और अच्छा निखार आना चाहिए, तो स्माइल थोड़ा सा करिए, बिल्कुल ऐसे जाइए, नेचुरल तरीके से जाइए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका है जी सर। और डेफ आप एनालिसिस कर लीजिए अपना, क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए डेफ में और आपके आंसर्स में। कभी आपने डेफ में हॉबीज़ को बहुत हाइप कर दिया है, बहुत ज़्यादा लिख दिया है, लेकिन उसके बारे में आप कुछ जानते नहीं है। क्रिकेट आपने कुछ लिखा है, कहीं कोई भी लिखा है तो उसके बारे में कोई टर्म्स पूछ सकते हैं आपसे, हॉबी के बारे में आपको जानना चाहिए, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए कि आपने लिखा है और आपको आता नहीं है। उससे लगता है कि आप ब्लफ कर रहे हैं और आपने डेफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया अपनी, उसको इम्प्रेस करने के लिए। वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट। नहीं सर, ये मैंने कुछ इसमें लिखा नहीं है सर, फालतू जो है वही लिखा है सर। हाँ ठीक है, नहीं आपने ठीक है, फिर भी आप पढ़िए उसको, उसमें मेरी नॉलेज कम हो, लेकिन ये असलियत ही है। पढ़ लीजिए, अगर आपकी नॉलेज कम आपको महसूस होती है डेफ में कोई हॉबी के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा और सोचिए क्या जवाब देना चाहिए। तो और आप ज़रूर अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपका कौन सा चांस है आपका? सर इंटरव्यू ये मेरा पहला है, बाकी मैंने अटेम्प्ट दूसरा है सर मेरा। अटेम्प्ट दूसरा है, ठीक है, आप ज़रूर करेंगे। पहले अच्छा दूसरा अटेम्प्ट में आ गए। 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, 2023 में दूसरा है सर। बहुत अच्छी बात है, नहीं आपका ज़रूर होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। बोर्ड जो है बड़ा कॉर्डियल है, कोऑपरेटिव है बहुत, कि आप याद रखिएगा। जी सर। कभी क्वेश्चंस वो कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जो आपको एम्बेरसमेंट हो, किसी किस्म की दुविधा में आपको नहीं डालेंगे। बड़ा कॉर्डियल बोर्ड है। आपको अगर आप नर्वस फील भी कर रहे हैं तो आपको वो पूरा पहले जब तक कंफर्टेबल नहीं करा लेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जी। हो सकता है आपके अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो आपसे आपकी फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं, आपके कितने आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं, आपके फादर क्या करते हैं, तो ऐसे वो प्लेजेंट्रीज कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई ठीक चल रहा है बोर्ड, तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और अगर आपको आंसर नहीं आता किसी क्वेश्चन का तो आप कह दीजिए सर मेरे को आंसर नहीं आता इसका, साफ साफ कह दीजिए, कोई गैस वर्क मत करिए, कोई ब्लफ मत करिए किसी को, है ना। ब्लफिंग, ऑनेस्ट आंसर दीजिए, अगर आपको जितना आता है वो दीजिए, आपका बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। स्माइल, अपना स्माइलिंग फेस होना चाहिए। आप सब कुछ आपने कवर कर लिया सब, ठीक है, आपका बहुत अच्छा रहा, आप अच्छा करेंगे। हाँ बताएं। मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि फ्लैग बैज लगा के जाना चाहिए। नहीं, कोई बैज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से जाइए आप, बिल्कुल सिंपल अपना। आपने ये थोड़ी दिखाना देश प्रेम करते हैं। मैंने सोचा मैं एक बार नहीं कुछ नहीं पूछना था। बिल्कुल ये पर्सनल चीज़ें हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं। देश प्रेम आपका, हम सब देश प्रेमी हैं, तभी तो नौकरी में जा रहे हैं सरकारी। सर धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।